लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट चैप्टर 1 से है। उससे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर ले हमें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जीएसटी इज अ टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स लॉ। लॉ की जरूरत हमें पड़ती है डिसिप्लिन के लिए और टू प्रोटेक्ट आवर राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि टैक्स क्या होता है। टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज imposed upon a taxpayer by the government। गवर्नमेंट को हमने समझा था गवर्नमेंट तीन तरह की होती हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को हम एमसीडी भी बोल सकते हैं। ये तीन तरह की गवर्नमेंट होती है। उसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी और एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। उसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिर हमने समझा था कि हमारे देश में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स आया था एंट्री टैक्स के रूप में। उसके बाद कस्टम ड्यूटी और उसके बाद अलग अलग टैक्स हमारे देश में आए थे। हमने समझा था कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली लिया जाता है, जिससे हम ले रहे हैं वो उसकी इनकम से हम डायरेक्टली वो डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ अलग फीचर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स से फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे आता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है और ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। तो ये सारे फीचर हमने पढ़े थे। रटना कुछ भी नहीं है, बस समझ लिया आपने। इसमें कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे सच एग्जाम में नहीं आता। फिर मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पहलू डिस्कस करता हूँ। अब मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं जैसे क्विक रिवीजन करता हूँ। क्विक रिवीजन करने के बाद फिर मैं अपनी आज की क्लास को शुरू करूंगा। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर भी देखा था अपना। क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है जीएसटी का 40 मार्क्स का, और आंसर शीट भी देखी थी हमने किस तरह से आंसर शीट, किस तरह से इंस्टीट्यूट में आपको आंसर लिखना होता है। और भी डिटेल में बातें करेंगे इस बारे में। अभी तक आपके कोई डाउट है इस क्लास में तो आप मुझसे पूछिए। आई होप आपने रिवीजन किया होगा। ये सारी जो पीपीटी हैं और जो ये नोट्स हैं जो मैं आपको कल दिखाया था, मैं आपको आज इस क्लास के बाद सेंड करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो वहां से आप डाउनलोड करके रखना। इस अभी जो क्लासेस हो रही हैं उसका प्रिंट लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बुक आएगी तो आप वहां पे नोटिंग कर लेना। अभी आप एक रफ पेपर पे या रफ एक रजिस्टर पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी नोटिंग आप कर सकते हो। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप अपने नोट्स बनाओगे साथ में, अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं आज। अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, बिल्कुल शॉर्ट में बनाने हैं। जो भी हमारी क्लास लाइव देख रहा है उनके लिए मैं एक स्कीम निकाल रहा हूं आज। जो हमारी क्लास लाइव देख रहा है, लाइव क्लब सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाला एक नई स्कीम निकाल रहे हैं। स्कीम क्या है कि जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट बेस्ट नोट्स प्रिपेयर करेगा, बेस्ट नोट्स कैसे होंगे सर? शॉर्ट में होंगे, पूरी कहानी नहीं लिखनी उसमें, चार्ट फॉर्म में होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ कि किस तरह के नोट्स मैं आपसे बनाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही के काम आएगा, मेरे कोई काम नहीं आएगा। मैं तो आपको एक ऑफर दे रहा हूँ किस तरह के नोट्स आपको बनाने हैं। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए बिल्कुल शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट में हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ एक बार कि मैंने जो नोट्स बनाए थे वो किस तरह से आपको बनाने हैं। जैसे ये एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने अमेंडमेंट कराई थी स्टूडेंट्स को।
तो आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, चार्ट फॉर्म में, इस तरह से चार्ट फॉर्म में A4 शीट में आपको अपने नोट्स बनाने। हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट, इस तरह से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आपका जो रिवीजन का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, आप रिवीजन बड़ा क्विकली कर पाएंगे और आपको फ्यूचर में जाके बड़ी हेल्प होगी आगे रिवाइज करने में। तो अगर आप इस तरह के शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकते हैं, तो मैं आपको, देखो, बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाने हैं। इसमें बिल्कुल लंबी लंबी कहानी नहीं लिखनी, बिल्कुल शॉर्ट में करक्स लिखना है। पूरी पूरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, सिर्फ एक करक्स लिखना है आपको। इस करक्स को लिख के आप नोट्स बनाएंगे। जैसे ये मैंने करक्स लिखा है बिल्कुल शॉर्ट में, तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैं आपको एक ऑफर दे रहा था। ऑफर मेरा ये है, ऑफर जो है मेरा ये है आपके लिए, कि जो भी बेस्ट नोट्स बनाएगा, जिसके भी बेस्ट नोट्स होंगे, वो हमारी टीम रिव्यू करेगी और मैं भी रिव्यू करूंगा। तो उसको हम क्लास के एंड में, जब पूरी क्लास ओवर हो जाएगी जीएसटी की, तो उसको हम एक प्राइज देंगे और वो प्राइज होगा कैश प्राइज। कैश प्राइज, कैश प्राइस कितना रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। जो भी बेस्ट नोट्स बनाएगा, जो भी बेस्ट नोट्स बनाएगा, उसको हम, मेरी तरफ से, ये पर्सनल मेरी तरफ से है, मैं आपको 5100 रुपये का प्राइस दूंगा। ये मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, इसमें मेरा भी फायदा है, क्योंकि मैं जो आप नोट्स बनाओगे उसको अगर आपने अच्छा प्रेजेंट कर दिया तो मैं इसको अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है, विन विन सिचुएशन है। तो 5100 रुपये का प्राइस रखा है, ये मैंने उनके लिए रखा है जो टॉप नोट्स बनाएगा, सबसे अच्छे प्रेजेंटेबल, कम शब्दों में पूरे लॉ को कवर कर देगा, कम शब्दों में प्रेजेंटेबल होगा, बड़ा आसान होगा पढ़ना। तो वो हमारी टीम सेलेक्ट करेगी कौन होगा बेस्ट। ये एक ही प्राइस दिया जाएगा, ओनली सिंगल प्राइस दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा, जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 15 दिन का टाइम और दिया जाएगा। उसके बाद आप ये नोट सेंड करना शुरू कर देंगे मेरे को। तो ये प्राइस आप मेरी तरफ से मिलेगा। ये कैश में मिलेगा आपको, कैश मतलब पेटीएम, गूगल पे या अकाउंट अकाउंट नंबर पे। ये आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। चलो जी, बात कर लेते हैं नोट्स। मैंने आपको ये मोटिवेशन दे रहा हूँ, एक नोट्स के साथ साथ में आपको मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप, अगर आपके नोट्स बेस्ट बेस्ट हुए तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, ये बातें मैं बाद में करूंगा अब। तो लास्ट क्लास का मैंने पूरा आपसे रिवीजन कर लिया है। एक्चुअली मैं बाकी लोगों को वेट कर रहा था। अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ पहलू मैं आपको आज कराता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ लॉ के बारे में जानकारी देता हूँ। आज कुछ जानकारी मैं आपको लॉ के बारे में देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने पढ़ा कि जीएसटी इज अ टैक्स, टैक्स लॉ। लॉ के बारे में हमने कल लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। लॉ क्यों चाहिए होता है, लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल से भी हमने चीजें क्लियर की थी। तो लॉ का आज हम थोड़ा सा समझेंगे, लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर। हालांकि ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा, ये समझ लो आप। दोबारा से हम समझेंगे कि लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। सबसे पहले हमारे सामने होता है, आपको पता होगा, कौन बताएगा चैट बॉक्स में, कौन बताएगा सबसे बड़ा लॉ कौन सा है हमारे देश में। सबसे जो बड़ा लॉ है हमारे देश में वो है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट संविधान है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा पेजेस हैं उसमें, सबसे ज्यादा बड़ा लॉ है हमारे देश का।
हमारा जो संविधान है वो जब बना था 1950 में, उसको बनाने वाले कौन थे? कोई बताएगा किसने बनाया था हमारा संविधान? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये संविधान जब बना था 1950 में, उसके बाद ये 100 से ऊपर बार चेंज हो चुका है, 100 से ऊपर बार अमेंड हो चुका है। अमेंड होना हमारा अमेंड होना किसी भी लॉ का एक नेचुरल एक्टिविटी है कि चेंज आना स्वाभाविक है। तो 100 से ऊपर बार ये चेंज हो चुका है हमारा संविधान, और इसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की फुल मेजॉरिटी चाहिए होती है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया था मैंने, गवर्नमेंट क्या होती है। आपको याद होगा गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दोनों एक ही चीज हैं? बताइए, क्या गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीजें हैं? कौन बताएगा जी? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या होता है? एनीबडी? ये हमारे सामने गवर्नमेंट है। बताओ, क्या यूनियन गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट होती है, या पार्लियामेंट अलग होती है, गवर्नमेंट अलग होती है किसी को नॉलेज? पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में डिफरेंस बताइए मेरे को, मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, जो लाइव है हमारे एडीवी ऐप पे। बताइए क्या डिफरेंस होता है पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट में? किसी को भी नहीं पता? कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको पता हो कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में डिफरेंस क्या होता है? गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी होती है, और पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी भी होती है। राइट, चंचल ने बिल्कुल सही बताया कि पार्लियामेंट जो बनी है ये सभी पार्टियों से मिलकर बनी होती है। पार्लियामेंट में कांग्रेस भी है, पार्लियामेंट में बीजेपी भी है, पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी भी होगी। ठीक है जी। पार्लियामेंट के अंदर सारी आरजेडी, सारी पार्टियां पार्लियामेंट, सारी पार्टियां मिलके, सारी पार्टी के एमपी मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। तो बताइए, पार्लियामेंट बड़ी है या गवर्नमेंट बड़ी है? पार्लियामेंट बड़ी हुई या गवर्नमेंट बड़ी हुई? तो ये जो पार्लियामेंट है ये बड़ी मानी जाती है। पार्लियामेंट बड़ी है, गवर्नमेंट को माना जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब काम करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। और कौन सा लॉ लेकर आना है, लॉ को पास करना, ये काम किसका है? लॉ को पास करना, लॉ को अप्रूव करना, ये काम किसका है? ये काम है पार्लियामेंट का। जैसे अब किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें ये जो मैटर चल रहा है कि किसान कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि ये बिल चेंज करो, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के अंदर सब आ गए हैं। हालांकि मेजोरिटी अभी बीजेपी गवर्नमेंट की है। तो किसान कह रहे हैं जी पार्लियामेंट को, या गवर्नमेंट को कह रहे हैं आप पार्लियामेंट के अंदर ये कानून चेंज करो। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, किसान जो जो ये बिल आया है उसको पार्लियामेंट के पास पावर है चेंज करने की। तो पार्लियामेंट हमेशा बड़ी होती है, और गवर्नमेंट हमेशा पार्लियामेंट के अंडर आती है। तो यहां पे जो बात कर रहा था मैं आपसे, हमारा जो संविधान है वो 100 प्लस बार अमेंड हो चुका है। और उसको अमेंड करा किसने? उसको अमेंड कर रहा है पार्लियामेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि ये चेंज आना है, ये चेंज आना है, ये चेंज आना है। प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बट अमेंडमेंट करने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास होती है। आगे चलते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो लॉ होता है वो होता है किसी भी कानून का एक्ट। किसी भी कानून का एक्ट हमारे देश में सबसे बड़ा माना जाता है। कोई भी एक्ट संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। अगर संविधान में लिखा हुआ है 1+1=11, तो कोई एक्ट ये नहीं बोल सकता 1+1=2। मतलब संविधान ने जो बात लिख दी उसके ऊपर हमारा एक्ट, कोई भी एक्ट नहीं जा सकता। मैं बात करूंगा हमारे जीएसटी लॉ में भी, जीएसटी लॉ में भी एक्ट बनाया गया है।
बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। CGST एक्ट पढ़ेंगे हम, SGST एक्ट, उसके बाद UTGST एक्ट, IGST एक्ट, और एक एक्ट है कंपनसेशन एक्ट। इसके बारे में मैं किसी और क्लास में बात करूंगा कि सारे एक्ट हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें जो पढ़ना है, हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारे सिलेबस का पार्ट है ये मेन एक्ट, ये वाला है, CGST एक्ट हम पढ़ेंगे। हमारा जो क्लास का फोकस रहेगा वो इस एक्ट पे रहेगा। बाकी एक्ट के बारे में आपको मैं नॉलेज दूंगा नेक्स्ट किसी क्लास में कि बाकी एक्ट का क्या रिलेवेंस है, क्यों आए, क्या है, इसकी पूरी बैकग्राउंड दूंगा मैं आपको। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है CGST एक्ट। एक्ट जो बनाया जाता है उसमें सारी बातें लिखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि अब मान लो कोई बेयर एक्ट है, उसमें सारी बातें लिख दोगे तो बड़ा बल्कि हो जाएगा लॉ, लॉ बड़ा हौच-पौच हो जाएगा। उसको प्रेजेंटेबल करने के लिए एक्ट में सिर्फ जो काम काम की बातें हैं वो लिखी जाती हैं। तो एक्ट में काम काम की बातें लिखी जाती हैं, और एक्ट को जो बनाने की पावर है वो भी हमारे पार्लियामेंट के पास होती है। एक्ट को बनाने की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है, और ये पावर भी, एक्ट बनाने की पावर भी पार्लियामेंट के पास होती है। आपको लग रहा होगा सर आप बहुत ही ज़्यादा बता रहे हो, ये बातें बड़ी काम आएँगी आपकी जब मैं आपको अमेंडमेंट बताऊँगा, नोटिफ़िकेशन बताऊँगा, रूल बताऊँगा, और आपके MCQ में भी बड़ी बारीकी से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है आजकल। जब मैं आपको ये कराऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है समझना कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है एक्ट को बनाने की। हमारा जो GST लॉ है वो अभी तक एक बार अमेंड हुआ है, एक बार। एक बार अमेंड हुआ है, अभी एक बार और हुआ है, 2 बार अमेंड हुआ है, बट एक बार जो अमेंड हुआ है अभी लास्ट, अभी जो 2021 में, उसको अभी तक इफेक्टिव नहीं किया गया। तो हमारा जो GST लॉ है वो अभी तक 3 सालों में एक बार चेंज हो चुका है। एक बार होना है अभी चेंज, एक बार हो चुका है। और उसको अप्रूवल किसने दिया है? पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया है। पार्लियामेंट के पास अक्सर इतना टाइम नहीं होता कि वो, क्योंकि हमारे देश में हजारों हजारों कानून हैं, हजारों हजारों एक्ट हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम एक्ट, इंडियन मोटर मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रैफिक एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं, एक्साइज, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे एक्ट हैं। तो सारे एक्टों के ऊपर पार्लियामेंट की स्टैंप लगे बिना वो एक्ट चेंज नहीं होता। पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। पार्लियामेंट में कोई चेंज करने के लिए कई बार तो एक एक साल लग जाता है, कई बार तो एक एक साल 6 महीने लग जाते हैं पार्लियामेंट की स्टैंप लगने में। यानी कि पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, उसके बाद जाएगा विधानसभा के पास, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो एक्ट को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए गवर्नमेंट सारी बातें एक्ट में नहीं लिखती। सारी बातें एक्ट में लिख देंगी तो बाद में उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें गवर्नमेंट, जो बात होती है प्रोसीजर वाली, उसको गवर्नमेंट रूल्स में लिखती है। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट सारी बातें एक्ट में नहीं लिखती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज ट्रैफिक का एक एक्ट है, ट्रैफिक का एक रूल है कि भाई रेड लाइट करना पाप है, पनिशेबल है रेड लाइट को जंप करना। उसके बाद जो रेड लाइट के और रूल है कि कितनी फीस पेनल्टी लगेगी, क्या आपका फाइन होगा, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो इसको एक्ट में ना लिख के ट्रैफिक रूल्स में लिखा जाता है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे ये फाइन चेंज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको एक्ट में ना लिख के रूल्स में लिखा जाता है। रूल्स की जो पावर है, रूल्स की जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास रहती है। रूल्स बनाने की, रूल्स को अमेंड करने की जो पावर है वो कहाँ रहती है दोस्तों? वो रहती है, वो गवर्नमेंट के पास रहती है। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, पार्लियामेंट छोटी शब्द नहीं है, पार्लियामेंट बड़ा शब्द है। पार्लियामेंट के पास हर चीज का टाइम नहीं होता, गवर्नमेंट के पास टाइम है। गवर्नमेंट कहती है जी रूल को बनाने की पावर हमारे को दी जाए। कल को कोई छोटा मोटा रूल चेंज करना पड़ जाए, कोई लिमिट चेंज करनी पड़ जाए, तो हम पार्लियामेंट के पास भागे भागे नहीं जाएंगे, हम गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन निकाल देगी और उसको रूल को चेंज कर देगी। तो रूल को चेंज करने की, रूल को बनाने की पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। लोकल बॉडी को नहीं दी गई। लोकल बॉडी को हमने
मतलब लोकल गवर्नमेंट को हमने जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है। यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो पूछिए, यहां तक कोई दिक्कत? चले जी, रूल के साथ साथ एक चीज मैं आपको और लिखवा देता हूं, नई चीज है, यहां पे ऑब्लिक करके लिखिए फॉर्म्स। फॉर्म्स जो जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट सीएस कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हैं, उनके एग्जाम में ये फॉर्म्स काफी पूछे जाते हैं। हालांकि सीए और सीएमए में नहीं पूछे जाते, सीएमए में पूछे जाते होंगे, सीए में तो ज्यादा नहीं पूछे जाते। फॉर्म नंबर होते हैं बहुत सारे, मतलब कि फॉर्म का जो अलग है, डिपार्टमेंट अलग बनाया जाता है, फॉर्म्स को अलग प्रिस्क्राइब किया जाता है। फॉर्म्स भी निकालने की पावर गवर्नमेंट को दी जाती है। जैसे मान लो एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसका एक फॉर्म होता है, आपको पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाने का एक फॉर्म होता है, तो फॉर्म भी गवर्नमेंट बनाती है, और उसमें कोई चेंजेस करना होता है वो भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो रूल्स एंड फॉर्म दोनों एक ही तरह से एक ही पार्ट होते हैं, दोनों को गवर्नमेंट ही बनाती है और गवर्नमेंट ही अमेंड कर सकती है। तो बहुत सारे तरह के फॉर्म हम पढ़ेंगे, हालांकि हमारे एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है कि हम सारे फॉर्म नंबर याद करें। कुछ कुछ फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। रूल्स के बाद ये खत्म हो गई बात, ये मेन मेन हमारे एक्ट हैं। एक्ट, रूल्स, फॉर्म्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे हमारे मेजर एक्ट हैं, ये मेजर हमारे लॉ हैं जो हमारे इनिशियली बनाए जाते हैं जब हम कोई लॉ बनाते हैं। जब जीएसटी लॉ आया तो हमारा पहले आया मॉडल जीएसटी लॉ। पहले गवर्नमेंट ने मॉडल पेश किया, 2016 में गवर्नमेंट ने एक मॉडल पेश किया कि भाई हम लॉ बनाने जा रहे हैं, तो हम एक मॉडल पेश कर रहे हैं आपके सामने, और ये मॉडल हम कहीं ना कहीं से कॉपी करके लेके आते हैं। बताइए हमारा जो संविधान है वो मेजरली कहाँ से हमने उठाया है? संविधान का जो कंटेंट है हमने कहाँ से उठाया है, कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने कहाँ से, उसका कंटेंट कहाँ से पिक किया है? एनी आइडिया? कौन सी कंट्री से हमने हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर पार्ट वहां से लिया है? मतलब मैं नहीं बोलूंगा हमने वहां से कॉपी किया है, बट हाँ वहां से कुछ कुछ चीजें वहां से हमने पिक करी है। तो यूके है, इंग्लैंड, इंग्लैंड से हमने अपने संविधान को, काफी हद तक हमारा जो संविधान है वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है। जो हमारा जीएसटी एक्ट है, बताओ वो हमने कहाँ से पिक किया है, कौन सी कंट्री से पिक किया है? किसी को आइडिया है कुछ? जीएसटी एक्ट भी जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रपोज किया था जीएसटी लॉ, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, और कमेटी बना के उन्होंने अलग अलग कंट्री में भेजा लोगों को, जाके स्टडी करके आओ जीएसटी हमारे देश में लेके आना है इंडिया में, तो कौन सी कंट्री का जो जीएसटी हमारे को सूट करेगा, कौन सी कंट्री का जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैच करता है, वहां से हम वो चीजें उठा लें। तो एनीबडी हैज एनी एनी क्लू कि हमारे जीएसटी लॉ को कहाँ, कौन सी कंट्री से पिक किया गया है? किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। कनाडा एक कंट्री है जहां से हमारे देश में, जो कनाडा का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए हमारा जो लॉ है कहीं ना कहीं कनाडा के एक्ट से मिलता जुलता है। मैं नहीं कह रहा कॉपी है, कनाडा के लॉ से मिलता जुलता है। और रूल्स तो हमारे अलग ही है, क्योंकि रूल्स और फॉर्म, हमारा देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बड़ी होने के कारण हमारे जो देश में रूल्स और फॉर्म्स बिल्कुल ही ऑल टुगेदर अलग हैं। अब जब हमारा लॉ बना तो हमारे लॉ में मॉडल लॉ बना, फिर एक्ट बना, एक्ट में चेंज आया, फिर रूल्स बने, तो बहुत सारे चेंजेस आने का कारण ये है कि जीएसटी लॉ एक बार फ्लॉप होता नजर आ रहा था कि जीएसटी लॉ फ्लॉप हो जाएगा। बट गवर्नमेंट ने बड़ी समझदारी करी, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इस लॉ में चेंजेस करे। चेंजेस करते करते मैं आपको बताऊं, चेंजेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लॉ में चेंजेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको बताता हूँ चेंजेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये आपका हो गया मेजर मेजर पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ लॉ में चेंज करने के क्या तरीके होते हैं। पहले तो चेंज होता है लॉ के अंदर नोटिफिकेशन से।
गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है और नोटिफिकेशन से लॉ को चेंज कर देती है। अब लॉ को चेंज करना है, अगर मान लो एक्ट में कोई चेंज करना है, एक्ट में कोमा लगाना है, मान लो आपको नोटिफिकेशन निकालनी है एक्ट के लिए, एक्ट में कोई बात लिखी हुई है, एक्ट में कोमा लगाया हुआ है, एक्ट में डॉट लगा हुआ है, आप लगाना भूल गए, ये एक्ट में कोई बात लिखी हुई है, अगर आपको एक्ट में कोई चेंज करना है तो बताइए कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आपको एक्ट में कोई चेंज करना है, क्या नोटिफिकेशन से आप एक्ट में चेंज कर सकते हो? बताइए स्टूडेंट्स, क्या एक्ट में चेंज करने के लिए हमारे को गवर्नमेंट चेंज कर देगी नोटिफिकेशन से, या हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा? क्लास में प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए चैट बॉक्स में। एक्ट में चेंज करने के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से निकाल के कर सकती है? यस, मयूर कह रहे हैं पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो एक्ट में कोई भी चेंज करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल मस्ट है। मैं बताऊं जी, हमें कोई रूल चेंज करना है, हमें कोई रूल चेंज करना है, बताओ रूल चेंज करने के लिए क्या हमारे को पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा या गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन निकाल सकती है? गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन निकाल सकती है। ठीक है जी। तो नोटिफिकेशन इशू करने के दो ही कारण हैं, नोटिफिकेशन इशू करने के दो ही कारण हैं, या तो आपको एक्ट में कोई चेंज करना है, या आपको रूल में कोई चेंज करना है, या आपको कोई फॉर्म में चेंज करना है, तो आप नोटिफिकेशन से उसको क्लियर कर सकते हैं। एक तो हो गया नोटिफिकेशन के द्वारा, एक होता है सर्कुलर। पढ़ा होगा आपने। बताइए सर्कुलर क्यों इशू किए जाते हैं, कौन बताएगा? वाई वी इशू सर्कुलर, सर्कुलर क्यों इशू किए जाते हैं? सर्कुलर इशू किए जाते हैं टू क्लैरिफाई द लॉ। लॉ में कुछ एम्बिग्युइटी होती है, लॉ में कुछ कंफ्यूजन होती है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू किए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लॉ में एक वर्ड है एजेंट, एक वर्ड है एजेंट। इस एजेंट वर्ड को डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर कि एजेंट होता है जो किसी बिहाफ पे काम करता है, किसी और के बिहाफ पे काम करता है, उसको हम एजेंट बोलते हैं। अब कोई और तरह का एजेंट हमारे देश में पैदा हो गया, ऐसा एजेंट जो किसी के बिहाफ पे काम करता भी है और नहीं भी करता, मतलब अपने आप ही काम करता है, दूसरे का काम भी करता है। ऐसी टर्म कोई ऐसी इजाद हो गई थोड़े दिनों बाद, गवर्नमेंट को ये कंफ्यूजन है या लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये एजेंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा। ये एजेंट कहलाएगा तो इसका जीएसटी में ट्रीटमेंट अलग है, अगर ये प्रिंसिपल होगा तो ट्रीटमेंट अलग है। तो ये बात बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि भाई ये एजेंट, ये बंदा जो नया ये काम कर रहा है, मान लो किसी के बिहाफ पे कलेक्शन कर रहा है, तो ये एजेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये बात लॉ पढ़ के क्लियर नहीं हो रही, मतलब लॉ की लैंग्वेज पढ़ के हमें क्लियर नहीं हो रही कि ये एजेंट होगा कि नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है, सर्कुलर इशू करती है कि जो हमने लॉ बनाया है, हमारी इंटेंशन लॉ बनाते हुए ये थी कि इस बंदे को कवर किया जाए, इस बंदे को एजेंट माना जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, उसमें सलमान खान मुन्नी को पाकिस्तान लेके जाता है। पाकिस्तान लेके जाता है वो बोनाफाइड रीजन से, बोनाफाइड मतलब उसका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं होता कि मुझे वहां कोई जाके आतंकवादी गतिविधि करनी है, मुझे वहां, मैं कोई एजेंट हूं। वो बोनाफाइड रीजन से मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने जाता है। पाकिस्तान वाले उसको बोल देते हैं ये बंदा आतंकवादी है, उसको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। बाद में पता लगता है यार वो बंदा आतंकवादी नहीं था, वो तो बोनाफाइड रीजन से, मतलब विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट से, वो किसी अच्छे काम से हमारे पाकिस्तान की कोई छोटी बच्ची को पाकिस्तान छोड़ने आया था। तो वो ये चीज क्लैरिफाई करते हैं, सर्कुलर निकालते हैं कि ये जो एजेंट है ये वो एजेंट नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये एजेंट तो बोनाफाइड रीजन से, ये तो किसी को हेल्प करने आया है। तो एक सर्कुलर इशू किया जाता है टू क्लैरिफाई द सिचुएशन, टू क्लैरिफाई द लॉ। सिचुएशन अलग अलग हो जाती है कई बार, क्लैरिफाई करने के लिए ये सर्कुलर इशू किए जाते हैं। मैं बहुत बार जीसी डिपार्टमेंट जाता हूं तो मुझे
ऑफिसर के गेट के बाहर लिखा होता है सर्कुलर, ऑफिसर के गेट के बाहर लिखा होता है सर्कुलर इश्यूड बाय द कमिश्नर, क्योंकि गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी कमिश्नर को कह देती है आप इशू कर दो हमारे बिहाफ पे। तो कमिश्नर इशू कर देता है अपने सबॉर्डिनेट को समझाने के लिए कि भाई लॉ को ऐसे पढ़ना है, लॉ में ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझना है, क्लैरिफिकेशन दी जाती है ताकि टैक्स पेयर के और ऑफिसर के बीच में बिना मतलब का झगड़ा ना हो, इसलिए सर्कुलर को इशू किया जाता है। लॉ क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में एक होता है, लास्ट में ऑर्डर। सुना होगा आपने ऑर्डर। ऑर्डर अलग चीज है। ऑर्डर इशू किया जाता है अगर लॉ में कोई डिफिकल्टी आ गई है, टू रिमूव द डिफिकल्टी इन लॉ। लॉ में कोई डिफिकल्टी पैदा हो गई है, उसको हटाने के लिए ऑर्डर इशू किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, एक्ट की बात पत्थर की लकीर होती है। एक्ट में जो लिखा हुआ है, अगर एक्ट में कोमा लिखा हुआ है तो कोमा हटाने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं हटाया, आपने रबड़ लगा दी हटा दिया। एक्ट में कोई चीज लिखी है, उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। एक्ट में लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर। एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ऐसा लिखा हुआ है एक्ट में कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर। ये बात एक्ट में लिखी हुई है। हमारे देश में कोरोना आ गया, अचानक से क्या आ गया है, कोरोना आ गया है। कोरोना आने की वजह से क्या हुआ, कोविड 19 आ गया, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा अपनी एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर को फाइल कर पाए। अब बताओ, क्या गवर्नमेंट कह देगी एक काम करो 31 को नहीं, एक काम करो अब बाद में कर लेना। गवर्नमेंट के खुद के पास ये पावर नहीं है कि गवर्नमेंट एक्ट से ऊपर चली जाए। भाई एक्ट में कुछ चीज लिखी हुई है, वो पत्थर की लकीर है, उसको चेंज कैसे कर दोगे आप। एक्ट बोल रहा है कि 31 लास्ट डेट है, तो गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि एक्ट बनाया किसने है, एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने। एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने। एक्ट पार्लियामेंट के बनाया बनाया गया एक्ट में कोई चेंज या कोई चेंज गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती कि आप जो ये ड्यू डेट है ना, इसको आप बढ़ा दो, इसको हम 31 की जगह मार्च कर देते हैं। ये पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है, बाई नोटिफिकेशन नहीं है। तो एक्ट में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया, एक्ट में ही पार्लियामेंट ने एक सेक्शन इंसर्ट किया कि अगर हमारे लॉ में कोई डिफिकल्टी आ गई है, प्रैक्टिकल चैलेंज आ गया, गवर्नमेंट उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पा रही टैक्स पेयर से, तो एक ऑर्डर इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑर्डर इशू किया जाएगा, और उस ऑर्डर से इस डेट को एक्सटेंड करा जा सकता है। तो ऑर्डर पास किया जाता है बहुत लिमिटेड सेंस में। मुश्किल से 10 ऑर्डर होंगे अभी तक 3 साल 4 साल में, तो 10 से 15 ऑर्डर आए होंगे, तो आपके काम की चीज ज्यादा नहीं है। कोई एक्ट में कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे और एक्ट के दायरे के बाहर हम गवर्नमेंट जा नहीं सकती है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देती है, और ये ऑर्डर पास करने की पावर पार्लियामेंट ने उसको दी है। पार्लियामेंट ने बोला कि हमारा टाइम वेस्ट मत करना, हमारे पास आके टाइम टाइम खराब मत करना हमारा, हम आपको ऑर्डर करने की पावर दे रहे हैं, बट वो भी तभी दे रहे हैं जब कोई प्रैक्टिकल चैलेंज या कोई डिफिकल्टी पैदा हो गई है कानून के अंदर। तो लॉ को चेंज करने के 3 तरीके हैं, लॉ को चेंज करने के, क्लैरिफाई करने के 3 तरीके हैं। ये लॉ, लॉ मतलब मैंने क्या बोला, एक्ट और रूल सबको चेंज करने के 3 तरीके हैं, नोटिफिकेशन से,
सर्कुलर से या फिर ऑर्डर से। ये 3 तरीके से हमारा एक्ट या रूल चेंज हो सकते हैं। एक्ट चेंज करना है तो नोटिफिकेशन लाने से पहले पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं 2021 में, और वो 31 अक्टूबर तक भी पार्लियामेंट ने तो अप्रूव कर दिए हैं, बट 31 अक्टूबर तक भी उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नहीं आई। हमारे इंस्टीट्यूट ये कहता है जी, अगर कोई ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन 31 से तक नहीं आई तो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हमारा जो एक्ट चेंज हुआ है 2021 में, जो हमारा एक्ट चेंज हुआ है जीएसटी लॉ, इसकी जो अमेंडमेंट है ये पार्लियामेंट ने तो अप्रूव कर दी है, बट नोटिफिकेशन इसकी अभी तक 31/10 तक इशू नहीं हुई है। तो ये एक्ट की नोटिफिकेशन, जो एक्ट के चेंजेस आए हैं, ये मई 20 वाले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल, मई 22 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में नवंबर 22 के लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। जहां जहां पे मैं ये अमेंडमेंट लिखूंगा अपने नोट्स के अंदर, बुक के अंदर, वहां मैं मेंशन करूंगा कि ये नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, नवंबर वाले बच्चे इसको आगे देख लें। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल अलग चीज है, पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगी, उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में आपको देना पड़ता है कि हमने ये चेंज कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। मान लो किसी को अपना सरनेम चेंज कराना है, तो सरनेम चेंज कराने के लिए पता होगा ना आपको कि आपको एक दो न्यूज़पेपर में उसका देना पड़ता है कि मेरा आज से सरनेम ये हो गया है। आपको ऑफिशियली उसको देना पड़ता है कि भाई आज से मेरा नाम ये हो गया है। हालांकि वो फॉर्मेलिटी है, चेंज आप कर सकते हो, पर आप वो फॉर्मेलिटी है, वो आपको देना पड़ता है। इसी तरीके से पार्लियामेंट ने कोई चीज अप्रूव कर दी है, उसको ऑफिशियल गैजेट में देना पड़ता है कि हमने ये चेंज कर दिया है, ये चेंज हो गया है आज से। जब तक आप ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन नहीं निकालोगे, एक्ट का चेंज करा हुआ, पार्लियामेंट का चेंज करा हुआ भी चेंज नहीं माना जाएगा, चेंज नहीं माना जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी, जब तक हम एक्ट का चेंज चेंज नहीं मानते। ठीक है जी। तो हमारा सारा फोकस रहेगा हमारी क्लास में, सारी के सारी नोटिफिकेशन जो अप टू डेट इस डेट तक आई हैं वो सारी हम कवर करेंगे। इस डेट तक जो सर्कुलर आए हैं वो कवर करेंगे, इस डेट तक जो ऑर्डर आए हैं वो भी हम कवर करेंगे, जहां जहां पे चैप्टर में यूज होंगे। अभी तक 1000 से ऊपर के चेंजेस लॉ में हो चुके हैं। जब से जीएसटी लॉ आया है 1000 चेंजेस लॉ में हो चुके हैं। चौदह चेंजेस बहुत सारे ऐसे भी हैं कि ड्यू डेट बढ़ गई है, ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है गवर्नमेंट ने, या कोई लिमिट कम कर दी है, लिमिट बढ़ा दी है, बहुत सारे चेंजेस हैं। बट आप डरने वाली कोई बात नहीं है, 1000 चेंजेस आपको नहीं पढ़ने हैं। आपके एग्जाम के लिए जो जो रेलिवेंट है, उसको जो एज पर इंस्टीट्यूट है वो मैंने सारा बनाया है चार्ट फॉर्म में, उसी को हम करेंगे। वो सारे नोटिफिकेशन आपके साथ साथ में करेंगे और चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमें जो पढ़ना है दोस्तों, वो हमारे को पढ़ना है, ये वाला एक्ट पढ़ना है हमारे को, सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है हमारे को कुछ कुछ रूल पढ़ने हैं। हमारे कोर्स का पार्ट रूल नहीं है, मतलब मोस्टली रूल हमारे कोर्स का पार्ट रही है, कुछ कुछ रूल हमारे कोर्स का पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हमारे को कुछ कुछ नोटिफिकेशन पढ़नी है जो हमारे चैप्टर वाइज होंगी, हमें सर्कुलर भी पढ़ने हैं जो चैप्टर वाइज होंगे, और हमारे को कुछ कुछ ऑर्डर भी पढ़ने हैं जो चैप्टर वाइज होंगे। ये आपका पूरा लॉ का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया। हालांकि मैं चाहता तो मैं आपको ऐसे भी करा देता डायरेक्टली, जीएसटी लॉ क्या होता है, इसमें इतने एक्ट होते हैं, 5 होते हैं, 6 वो आपको मैं करा देता बड़ा सिंपल वे में। बट मैंने आपको ये बताया है कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, लॉ के पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये समझाने की कोशिश मैंने आपको करी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। यहां तक कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, फिर मैं आगे चलूंगा। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए जी, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, यहां तक कोई डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? तो ये हो गया हमारा लॉ का स्ट्रक्चर, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। मैंने आपको दोबारा से एक रिवाइज ही कराया है
विकास सर ने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा दिया था, फिर भी मैंने आपको रिवाइज कराया, आपका रिवीजन हो गया है। मैं आपको अब कुछ एडवांस बातें बताता हूँ, एडवांस बातें। मैं आता हूँ अपने चैप्टर पे आता हूँ, अब चैप्टर पे आता हूँ मैं आपको कुछ संविधान के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। आपको पता है हमारे देश में जो आईएएस का पेपर होता है, आईएएस वाले बच्चे भी ये जीएसटी पढ़ते हैं, उनके कोर्स का पार्ट है। आईएएस के बच्चे जो है ना, ये पढ़ते हैं, हमारी क्लास में अटेंड करते हैं बहुत सारे आईएएस के बच्चे, उनके कोर्स का पार्ट है ये सारा जो पढ़ते हैं, वो बड़ा डीप में पढ़ते हैं। हम तो बड़ा ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बट वो और डीप में पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन है जो हमारे कोर्स का पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन है, हालांकि संविधान आपको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा काम होता है आपका संविधान, तो संविधान पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पढ़नी है। इस चैप्टर में से इंस्टीट्यूट कुछ आर्टिकल पूछ लेता है एमसीक्यू में। आप ये मत सोचना कि ये थ्योरेटिकल पेपर है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 में कुछ नहीं आता, बेकार चैप्टर है ये। इंस्टीट्यूट बड़ा चालाक हो गया आजकल, इंस्टीट्यूट एमसीक्यू के अंदर कोई ना कोई लाइन घुसा देता है और आपसे पूछ लेता है, चैप्टर 1 में से भी एमसीक्यू आ जाते हैं। तो जो मैं करूंगा वो सारा इंपॉर्टेंट ही करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो आउट ऑफ एग्जाम हो। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बैकग्राउंड है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा लॉ है हमारे इंडिया, पूरे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे इंडिया में सबसे बड़ा लॉ इसको माना जाता है। यहाँ पे 3 फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां में बताया मैंने आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसका एक प्रेम्बल है, प्रेम्बल मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है, और ये 22 पार्ट में बटा हुआ है, और इसके 12 शेड्यूल है। शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कौन बताएगा मुझे कि शेड्यूल लॉ में क्यों बनाए जाते हैं? कौन बताएगा? शेड्यूल लॉ में क्यों बनाए जाते हैं, या शेड्यूल एक्ट में क्यों रखे जाते हैं? आपको पता होगा हमारे जीएसटी एक्ट में 3 शेड्यूल हैं। हमारे जीएसटी एक्ट में 3 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल क्यों बनाए जाते हैं? जैसे रूल बनाए जाते हैं ताकि लॉ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, लॉ की प्रोसीजर की बातें रूल्स में लिखी जाती हैं और मेन बातें एक्ट में लिखी जाती हैं। टू अमेंड द लॉ इन सिंपल मेथड। अमेंड द लॉ, अमेंड नहीं, अमेंड लॉ गलत है, कोई और बताएगा? सही आंसर नहीं है ये मयूर आपका। बताइए शेड्यूल क्यों बनाए जाते हैं? अच्छा, इनकम टैक्स में भी शेड्यूल होंगे, कितने शेड्यूल हैं इनकम टैक्स में? एनीबडी? नहीं बता। शेड्यूल बनाए जाते हैं लॉ थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए। मान लो कोई हमारे लॉ में कोई सेक्शन है, सेक्शन 7 है जैसे, मान लो ये बहुत बड़ा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन है, और बहुत, या मान लो बहुत ज्यादा हौच पौच है। इस सेक्शन को अगर हम एक बार में लिख देंगे, लाइन से पैराग्राफ में लिख देंगे, तो लॉ समझ नहीं आएगा, लॉ प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा, इसलिए हम शेड्यूल का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए आप बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में लिखते हैं एज पर एनेक्चर 1। ये क्यों लिखते हैं आप? कौन बताएगा? ये क्यों लिखते हैं? ताकि हमारी बैलेंस शीट का जो फेस है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए, मतलब सारी चीजें आप फेस पे नहीं दे पाओगे, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो जाए, इसलिए हम एनेक्चर का सहारा लेते हैं। हमने कहा जी ये अगर टोटल है, इसका अगर डिटेल देखनी है तो एनेक्चर पे चले जाओ। इसी तरीके से जो हमारा एक्ट है वो थोड़ा प्रेजेंटेबल रहे, तो कुछ बातें हम कहाँ लिखते हैं? शेड्यूल में लिखते हैं। हमारे जीएसटी लॉ में टोटल 3 शेड्यूल हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप बताना मेरे को,
देखते हैं कौन बताएगा। विकास सर भी आंसर दे रहे हैं, टू समराइज बैलेंस शीट। विकास सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में हमारा सौभाग्य है। तो शेड्यूल बनाए जाते हैं टू मेक द लॉ प्रेजेंटेबल। अब मुझे आप बताइए, अगर मुझे शेड्यूल में कोई चेंज करना है, मान लो मैंने शेड्यूल 1 पढ़ रहा हूं मैं, शेड्यूल 1 में एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को मुझे डिलीट करना है, तो बताओ गवर्नमेंट कर सकती है या पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा? देखते हैं कौन बताता है, किसने ध्यान से क्लास सुनी है वही इसका आंसर दे पाएगा। शेड्यूल में चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा या गवर्नमेंट कर देगी चेंज इसको? मयूर कहते हैं गवर्नमेंट, चंचल कहती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट। आई थिंक हमारी टीम बैठी है। शेड्यूल को चेंज करने के लिए हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, शेड्यूल को चेंज करने के लिए हमें पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, क्योंकि शेड्यूल आर पार्ट ऑफ एक्ट, शेड्यूल आर पार्ट ऑफ एक्ट। हमारा जो जीएसटी लॉ है उसमें 3 शेड्यूल हैं, हमारे 3 शेड्यूल में थर्ड शेड्यूल है, उसमें कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आई। और चेंजेस क्या लेके आई मैं बताऊं आपको। गवर्नमेंट को कुछ लाइन काटनी थी, मतलब कुछ लाइन लिखी हुई थी, ऐसे लिखी हुई थी, वेदर और नॉट, ये लिखा हुआ था, इस लाइन को काटना था बस। शेड्यूल 2 में मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाके, गवर्नमेंट को ये लाइन काटनी थी, इस लाइन से कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो रही थी लॉ में, कुछ बात अलग निकल के आ रही थी, गवर्नमेंट को ये 2 लाइनें काटनी थी बस, जस्ट काटनी थी। इस काटने के चक्कर में गवर्नमेंट को 6 महीने लग गए, 6 मंथ लग गए, 6 मंथ इस लाइन को काटने के लिए। क्यों? पहले ये लाइन काटने के लिए जीएसटी काउंसिल बैठी, जीएसटी काउंसिल ने बोला ये लाइन काटो, इस लाइन की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो जीएसटी काउंसिल ने प्रस्ताव रखा पहले, फिर वो गया कहाँ पे? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास फाइल रखी रही, फाइल लगा के फाइनली अप्रूव हो जाए। उसके बाद वो गई विधानसभा, विधानसभा में पास हुई, लोकसभा में पास हुई। उसके बाद वो गई प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अपनी स्टैंप लगाई, तब जाके ये 2 लाइनें काटने का मौका गवर्नमेंट को मिला। तो बताइए, शेड्यूल आर पार्ट ऑफ एक्ट और नॉट? शेड्यूल आर पार्ट ऑफ एक्ट। दोबारा आता हूं मैं इस वाले चार्ट पे, यहां पे आप ऐड कर लो, शेड्यूल आर पार्ट ऑफ एक्ट। शेड्यूल किसका पार्ट होते हैं? यहां पे ऐड कर लो आप, शेड्यूल एक्ट का पार्ट होते हैं। ये बातें आपको अभी लग रही होंगी बड़ी आसान सिंपल, बट ये आगे जाके आपको तंग कर सकती थी, तंग कर सकती थी। जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो बड़ी बारीकी से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कराया है। तो शेड्यूल को चेंज करने के लिए भी पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही चीजें ऐसी हैं, रूल्स, फॉर्म्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन और ये ऑर्डर, ये गवर्नमेंट निकालती है। उसके अलावा एक्ट बनाने की, शेड्यूल चेंज करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। तो ये हो गया हमारा लॉ का स्ट्रक्चर। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट किसी का? वापस आता हूं जी मैं अपने चार्ट पे। मैं थोड़ा सा भी स्लो चल रहा हूं, आई होप आपको मेरी स्पीड सही लग रही है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं अभी, धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। मेरी जो गाड़ी है ना वो थोड़ी स्लो चलती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। तो 3 तरह की गवर्नमेंट हमारे देश में होती है, और संविधान जो है हमारा, बिना संविधान के हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते। जब तक लॉ नहीं होगा, तब तक संविधान नहीं कहेगा, हम कोई भी लॉ नहीं बना सकते। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 265। किसी को पता है ये आर्टिकल 265? इसमें एक बात लिखी हुई है, नो टैक्स, आर्टिकल 265 में एक बात लिखी हुई है, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेविड एंड कलेक्टेड, ये देखने को तो लग रहा है कि बहुत सिंपल 2 वर्ड है, पर ये दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब है। लेवी का मतलब होता है
लगाना, टैक्स लगाना। और कलेक्शन का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करना या जमा करना, टैक्स को जमा करना, डिपॉजिट करना। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। दोनों वर्ड्स के बारे में मैं पूरी एक क्लास लगाऊंगा लेवी वाले चैप्टर में कि कलेक्शन क्या चीज है और लेवी क्या चीज है। एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब यहां पे होता है एक्ट से। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब होता है एक्ट से। जब तक आप कोई एक्ट नहीं बनाओगे, आप कोई भी एक्ट नहीं बनाओगे, आप एक्ट बनाए बिना टैक्स नहीं लगा सकते। टैक्स लगाने के लिए एक्ट बनाना जरूरी, इसीलिए जीएसटी एक्ट भी बनाया गया। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं आगे आता हूं अगले वाले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या कहता है? अगला आर्टिकल कहता है जी आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 बोलता है कि हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक दो तरह की गवर्नमेंट बोलूंगा, या पार्लियामेंट होती है और एक होती है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जैसे कि पार्लियामेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जहां पे सारी तरह की पार्टी होती है, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा। तो पार्लियामेंट के पास पावर है पूरे इंडिया में लॉ बनाने की, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है स्टेट में लॉ बनाने की। स्टेट में लॉ बनाने की पावर सिर्फ स्टेट को ही दी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर उनको कोई सभा करनी होती है कोलकाता में, जहां पे ममता बनर्जी है, तो कोलकाता में अगर उनको कोई सभा करनी होती है तो कोलकाता की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सोचो, प्रधानमंत्री हैं देश के, हमारे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, उनको भी कोलकाता गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारे को कोलकाता में कोई पॉलिटिकल सभा करनी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको परमिशन नहीं मिलती। कई बार ममता बनर्जी गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं देती कि हम आपको परमिशन नहीं दे रहे, ये हमारे स्टेट में अलाउ नहीं करेंगे आपको, अभी हमारे स्टेट में कोई इशू चल रहा है, हम आपको अलाउ नहीं कर रहे। तो स्टेट को पूरी पावर दी गई है, स्टेट को पूरी पावर दी गई है। जैसे मान लो ये भारत का नक्शा है, ये कोई छोटी सी स्टेट है, तो स्टेट को पूरी पावर दी गई है कि इस स्टेट के अंदर जो लॉ बनाएंगे वो हमारा हमारा अधिकार रहेगा। हम स्टेट के बाहर कोई लॉ नहीं बना सकते। स्टेट के बाहर लॉ बनाने की पावर किसको है? पार्लियामेंट को दी जाएगी। और स्टेट के अंदर लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। हालांकि हालांकि ये बात बोली है, पार्लियामेंट के पास पूरे इंडिया की पावर है, तो स्टेट की पावर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में इंटरफेयर करने की पावर पार्लियामेंट को रहती है। इस आर्टिकल के अंदर अगर मैं बताऊं, क्रक्स में ज्योग्राफिकल पावर को बताया गया है। ज्योग्राफिकल पावर को बताया गया है, मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया का जो लॉ है वो पार्लियामेंट के हाथ में है, और स्टेट का जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट या कह लो या विधानसभा या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के हाथ में है। ये हो गई ज्योग्राफिकल पावर। अब बात आ गई हमारी आर्टिकल 260, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 ये कहता है कि कौन कौन सी पावर किस स्टेट को, किस गवर्नमेंट को दी जाए। एग्जाम्पल के लिए तीन लिस्ट बनाई गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे मान लो हमारा जो संविधान बन रहा है, अभी हमारी संविधान में मीटिंग चल रही है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी बैठे हुए हैं, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट बैठी है इस तरफ, सेंट्रल बैठी है इस तरफ। तो भीमराव अंबेडकर जी पूछ रहे हैं इस आर्टिकल बनाने से पहले, वो पूछ रहे हैं जी किस गवर्नमेंट को कौन सी पावर दी जाए। ठीक है जी। तो ये डिसाइड हो रहा है, तो लिस्ट बनाई जा रही है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो मैटर रहेंगे जिसके पास पावर रहेगी पार्लियामेंट के पास। लिस्ट 2 में वो मैटर रहेंगे जिसके पास पावर रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और लिस्ट 3 में दोनों के पास पावर रहेगी।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, बताओ। मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा मैटर किस गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए। यहां पे जो मैटर हैं सारे, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस, वो मैटर दिए जाएंगे यहां पे लिस्ट 1 में, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर है। लिस्ट 2 में जो मैटर दिए जाएंगे उसको बोलते हैं रीजनल इंपॉर्टेंस। रीजनल इंपॉर्टेंस। और लिस्ट 3 में दिए जाएंगे मिक्स मैटर। ठीक है जी। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछूंगा, आप बताना कौन सा मैटर। मान के चलो कि आप 1950 में बैठे हो, आप मीटिंग रूम में बैठे हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ हो और आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ हो। आप कौन सा मैटर किसको दोगे, किस स्टेट को, क्या स्टेट को दोगे या सेंटर को दोगे, ये आपको बताना है। तो मैं पूछूंगा आपसे, आप बताना कौन सा मैटर किसको दिया जाए। बताओ, डिफेंस का मैटर किसको दिया जाए। डिफेंस का मैटर स्टेट लिस्ट 1 में दिया जाए, यानी गवर्नमेंट पार्लियामेंट को दिया जाए, या फिर स्टेट को दिया जाए, या फिर दोनों को दिया जाए। डिफेंस का मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, तो ये लिस्ट 1 में जाना चाहिए। इस पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं मिलनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पावर मिल जाए डिफेंस की, तो भाई साहब क्या हो जाएगा हमारे देश में, हमें भगवान ही जानता है ये तो डिफेंस का मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का है, लिस्ट 1 में रखा जाना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। बताइए मेरे को, मैं आपसे पूछूंगा एजुकेशन का मैटर किसको दिया जाए। एजुकेशन का मैटर स्टेट को दिया जाए या सेंटर को दिया जाए या दोनों को दिया जाए। प्रीतल कह रही है स्टेट को दिया जाना चाहिए, सेंट्रल सेंट्रल को नहीं दिया जाना चाहिए, स्टेट को दिया जाना चाहिए। ये पहले एजुकेशन का जो मैटर था, जब हमारा संविधान बना तो ये लिस्ट 2 में हुआ करता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्टेट को दिया जाना चाहिए था। अब इसमें इशू देखो, इशू क्या आ गया इसमें। आपने देखा होगा हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कट आउट लिस्ट निकलती है, कट आउट लिस्ट निकलती है तो लोगों के 96% पे भी एडमिशन नहीं होते। श्री राम कॉलेज में 96 पे भी एडमिशन नहीं होते। जो दूसरे स्टेट से लोग पढ़ के आते हैं, यूपी से, बिहार से, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। और वहां पे जो सीबीएसई का सिलेबस है, जो वहां पे उनका बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, वहां सिलेबस अलग होता है और दिल्ली में सिलेबस अलग होता है। अब ये बात रियलाइज की गई कि यार वो बंदा वहां से पढ़ के आ रहा है, मान लो यूपी से पढ़ के आ रहा है, अब वो कैसे पास हुआ है वो तो भगवान ही जाने। उसके 99% मार्क्स आए हुए हैं। अब वो इंटेलिजेंट है या कैसे पढ़ के आया है भगवान जाने। उसका एडमिशन यहाँ हो गया श्री राम कॉलेज में, क्योंकि उसके 99% आए हैं, बट उसका कोर्स बड़ा हल्का था। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर हुआ करती थी कि वो अपना अपना सब्जेक्ट बनाए, अपना अपना करिकुलम बनाए, अपना अपना बोर्ड बनाए, और सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ये रियलाइज किया गया कि स्टेट इस बात का मनमानी बहुत ज्यादा कर रही है। वो एजुकेशन को थोड़ा सा गिरा रही है, अपने लेवल पे गिरा रही है, कि वो बड़ा सिंपल कोर्स बना रही है, सिंपल करिकुलम बना रही है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नेशनल वाइज नहीं हो पा रही थी। नेशनल वाइज यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पा रही थी, तो एजुकेशन के मैटर को यहां लाया गया। एजुकेशन के मैटर को लिस्ट 3 में लाया गया। अब बताइए, अगर एजुकेशन के मैटर में कोई झगड़ा हो गया या कोई आपस में मतभेद हो गया या कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो किसकी चलेगी, स्टेट की चलेगी या सेंट्रल की चलेगी। अगर लिस्ट 3 में नाम है, वहां लिखा हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट, इट कंटेन्स मैटर इररिस्पेक्टिव बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ। बताओ चलेगी किसकी, एजुकेशन के मैटर में चलेगी किसकी, मोदी जी की चलेगी या केजरीवाल जी की चलेगी। बताइए जल्दी, कॉन्करेंट लिस्ट में किसकी चलेगी। तो मैं आपको बता दूं, कॉन्करेंट लिस्ट में चलती है, कहते हैं ना, से किसकी है। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, चलती किसकी है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए चलती किसकी है, डिपेंड करता है। दोनों की चलती है, आप बोलोगे दोनों की, बट एज पर दिस लिस्ट, इस लिस्ट में एक नोट लगा हुआ है, अगर
कोई झगड़ा हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। एक वर्ड है से, एक वर्ड है से मतलब किसकी से है, से मतलब किसकी पावर है, किसकी ज्यादा पावर है, किसकी चलती है। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ऊपर रखी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा रखी जाएगी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब बताइए एजुकेशन के यहाँ आने से इनडायरेक्टली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई कि नहीं आ गई? इनडायरेक्टली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। ये हो गई अब एडवांस लेवल की बातें, बेसिक लेवल की बातें हो गई। अब मैं आपसे कुछ एडवांस लेवल की बातें करूंगा। इस तीनों लिस्ट में कहीं भी जीएसटी नहीं है। इन तीनों लिस्ट में कहीं भी जीएसटी नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि हमारे भीमराव अंबेडकर जी इतने बड़े विद्वान नहीं थे या उन्होंने कोई जोशी का कोर्स नहीं किया हुआ था कि वो ये पता लगाएं 1950 में ये पता लग जाए उनको कि 2017 में जीएसटी आने वाला है और वो जन्म कुंडली बना के बैठे हों जीएसटी की, और वो 1950 में लिख देते कि जीएसटी लगाने की पावर यूनियन को रहेगी, स्टेट को भी रहेगी और यहां भी रहेगी। इतनी जोशी विद्या उनके पास नहीं थी। हालांकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, आपको याद होगा उन्होंने एक अच्छा काम किया था। जब ये लिस्ट बनाई गई तो उन्होंने कुछ जगह पे ब्लैंक छोड़ दिया था, जानबूझकर कुछ जगह ब्लैंक एंट्री छोड़ दी थी ताकि फ्यूचर में कोई टैक्स लगाना हो तो उस ब्लैंक एंट्री में फिल किया जा सके। मैंने बताया ना, जब तक संविधान में जगह नहीं बनाई जाएगी आप कोई टैक्स नहीं डाल सकते, आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते। हमारा जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स इनिशियली 1950 में नहीं पता था उनको ऐसा कोई टैक्स आने वाला है फ्यूचर में, बट उनको ये पता था कि हमारी जो इंडस्ट्री है 1950 में वो एग्रीकल्चर पे बेस है, फ्यूचर में ये एग्रीकल्चर पे बेस ना रह के सर्विस पे बेस हो सकती है। उनको ये आभास था इस बात का कि 1950 में एग्रीकल्चर पे बेस है हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, बट फ्यूचर में किसी और नई इनकम का या कोई और सोर्स पैदा हो सकता है। तो सर्विस टैक्स के लिए ये वर्ड लिखा नहीं हुआ था, बट इस तरह के टैक्स के लिए, कोई नए टैक्स के लिए इन्होंने एक एंट्री को खाली छोड़ा हुआ था। कहां पे? यूनियन लिस्ट में खाली छोड़ा हुआ था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप मुझे बताएंगे। आपके सामने ये सारा का सारा लॉ है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आप बताइए आपको लॉ बनाना है, कौन सी लिस्ट में मैं जीएसटी वर्ड को अमेंड करके डाल दूं। अमेंड करने की पावर मेरे पास है, पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है। मैं इस शेड्यूल को, इस आर्टिकल को मैं अमेंड करके यहाँ पे मुझे जीएसटी लिखना है। बताओ मैं जीएसटी कहाँ लिखूं? इस लिस्ट में लिखूं, इसमें लिखूं या तीनों में लिख दूं? चलो वोटिंग करते हैं एक बार। जीएसटी कहाँ लिखा जाए, कौन सी लिस्ट में जीएसटी लिखा जाए? कौन बताएगा? कौन सी लिस्ट में जीएसटी लिखा जाए? आप बोलोगे सर लिखने की जरूरत ही क्या है, ऐसे लगा दो डायरेक्टली, क्या जरूरत है? जब तक लिखोगे नहीं आप जीएसटी नहीं लगा सकते। पार्लियामेंट जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाएगा जीएसटी वर्ड, जीएसटी इंडिया में नहीं लग सकता था। तो इंडिया में जीएसटी लगने से पहले मयूर कह रहे हैं यहां लिख दो, मयूर कह रहे हैं यहां लिख दो, जीएसटी यहां लिख दो। मयूर का कहना है ऐसा। चलो जी, मयूर के कहने पे जीएसटी यहां लिखा जाए। और कोई आंसर? देखो मयूर का कहना है कि जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा जाए। अब प्रैक्टिकल चैलेंज समझो, यहां लिखने की क्या दिक्कत होगी। मैंने बताया आपको, अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जीएसटी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो बताओ चलेगी किसकी, किसकी चलेगी? लिस्ट 3 में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ गया जीएसटी में तो चलेगी किसकी? चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। क्या ये बात स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर होगी? हमारे देश में टोटल 28 स्टेट हैं, क्या 28 स्टेट ये बात मान जाएगी कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये आ जाए ताकि लड़ाई होने पे हमारी ना चले, सेंट्रल की चले? तो इस लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट
ये वाला जीएसटी वर्ड नहीं आने देगी, बिल्कुल भी नहीं आने देगी। दूसरी बात आ गई कि जीएसटी यहां लिख दें हम। चंचल कह रही यहां लिख दो सर। यहां लिखने से भी दिक्कत है। यहां लिखने से क्या दिक्कत है? स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी जी आपने बहुत सारे टैक्स हटा दिए हमारे को, और हमारे को एक टैक्स दे रहे हो जीएसटी। यहां लिखने से सारी के सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, और ये चीज हमारे को मंजूर नहीं है कि सारी की सारी पावर जीएसटी की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाए। ये बात भी स्टेट गवर्नमेंट को मंजूर नहीं होगी। तो ये वाला प्लान भी ड्रॉप हो जाएगा, ये पावर भी गलत हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट इस बात से एग्री नहीं करेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां डाल देते हैं, जीएसटी को यहां डाल देते हैं। यहां डालने से क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानने वाली। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। ये भी हम नहीं मानेंगे, ये भी हम नहीं मानेंगे। अच्छा बताओ, इस 3 लिस्ट में सिर्फ टैक्स के मैटर आते हैं या सारे मैटर आते हैं? हमारे कोई भी मैटर हो, चाहे पुलिस का मैटर हो, चाहे एजुकेशन का मैटर हो, डिफेंस का मैटर हो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एग्रीकल्चर इनकम, कोई भी मैटर हो, नॉन टैक्स मैटर, टैक्स मैटर, सारे मैटर इन तीनों लिस्ट में आते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आज तक कोई भी टैक्स का मैटर लिस्ट 3 में कभी आज तक नहीं आया है। आज तक कोई भी टैक्स का मैटर लिस्ट 3 में नहीं डाला गया है। टैक्स का मैटर या तो स्टेट लिस्ट में है या यूनियन लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट में आज तक टैक्स का मैटर नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाल नहीं सकते, डाल सकते हो आप, बट यहां पे दिक्कत यह है कि चलने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए यहां डालना सेफ नहीं लगा, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो प्रैक्टिकली जीएसटी की जगह ना तो यहां बन पा रही है, ना यहां बन पा रही है, ना यहां बन पा रही है। प्रैक्टिकली इस आर्टिकल में जीएसटी की स्कोप नहीं दिख पा रहा है ड्यू टू सम प्रैक्टिकल चैलेंजेस। गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास सब तरह के रास्ते हैं। गवर्नमेंट ने, ये आपकी लिस्ट है, ये आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, इसको आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसके बारे में मैं डिटेल में बात और भी करूंगा। सिंपल भाषा में गवर्नमेंट को एक नया आर्टिकल इंसर्ट करना पड़ा। गवर्नमेंट ने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा इस लिस्ट में जीएसटी को कॉप अप करना, इस आर्टिकल में, आर्टिकल 246 में जीएसटी वर्ड को कॉप अप करना हमारे लिए प्रैक्टिकली चैलेंजेबल है। इसलिए हम एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं, एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं, और उस नए आर्टिकल में हम इस जीएसटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो जीएसटी की जो नींव रखी गई, जीएसटी की जो नींव रखी गई वो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 246 ए में रखी गई। यहां पे जो ए है, ए का मतलब होता है अमेंडेड, अमेंडेड या न्यू आर्टिकल। ये आर्टिकल नया आया है अभी। देखोगे 246 ए है, ये 246 है, 246 ए बनाया गया क्योंकि 246 में जगह नहीं बन पा रही थी, इसलिए 246 ए बनाया गया। अब देखना इस आर्टिकल की ब्यूटी, देखना इस आर्टिकल में दोनों बातें पूरी होंगी। सेंट्रल को भी पावर दी जाएगी, स्टेट को भी पावर दी जाएगी, और बराबर पावर दी जाएगी। उस लिस्ट में ये चैलेंज आ रहा था कि दोनों को पावर देना एक साथ में पॉसिबल नहीं हो रहा था। यहां डालेंगे तो सेंट्रल वाले, स्टेट वाले चिढ़ जाएंगे, यहां डालेंगे तो सेंट्रल वाले नहीं मान रहे, और यहां डालने से मेन पावर सेंट्रल के पास आ जा रही थी। इस वाले आर्टिकल की ब्यूटी देखना आप। इस आर्टिकल को ड्राफ्ट करते हुए इतने सुंदरता से ड्राफ्ट किया गया है कि सेंट्रल वाले भी नाराज नहीं होंगे और स्टेट वाले भी नाराज नहीं होंगे। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 254, कह रहे ये आर्टिकल इग्नोर कर दो। इस आर्टिकल को इग्नोर करते हुए, हिंदी भाषा में बताऊं तो ये आर्टिकल भाड़ में जाए। इस आर्टिकल को इग्नोर करते हुए हमें ये नया आर्टिकल पढ़ना है। 246 को इग्नोर करते हुए ये आर्टिकल पढ़ना है। पार्लियामेंट सब्जेक्ट टू क्लोज टू एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर, मतलब पावर जो दी गई
वो एक साथ दी गई, पार्लियामेंट को और स्टेट को, स्टेट असेंबली को एक साथ पावर दी गई टू मेक with respect to जीएसटी इम्पोज बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। मतलब दोनों को एक साथ पावर दी गई, कॉन्करेंट पावर दी गई, बट नए आर्टिकल में दी गई, क्योंकि नए आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर दोनों की लड़ाई हो जाए तो चलेगी सेंटर की, ये नहीं लिखा हुआ इस आर्टिकल में, इसीलिए नया आर्टिकल डालना पड़ा। पावर दी गई कॉन्करेंटली, एक साथ पावर दी गई है, बट एक नया क्लॉज भी ऐड करा इन्होंने, एक नया क्लॉज इन्होंने ऐड करा कि पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी। यहां पे एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 100%, नॉट 99.9, 100% पावर होगी पार्लियामेंट के पास टू मेक लॉ टू जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब इंटर स्टेट क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यानी कि जहां पे आईजीएसटी लगता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा क्या होता है इंटरस्टेट सप्लाई नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो इंटरस्टेट सप्लाई की पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास रखी गई है, और इंट्रा स्टेट की सप्लाई, इंट्रा की पावर सेंट्रल और स्टेट को मिली जुली बराबर बराबर 50-50% दी गई है। अगर कोई मतभेद भी होता है तो दोनों की बराबर ही चलने वाली है, इसलिए नया आर्टिकल हमारे संविधान में इंसर्ट किया गया है। यहां तक कोई डाउट तो बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 246 में से अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। कोई डाउट है तो बताइए। सब क्लियर, क्लियर है? ये सब कुछ क्लियर हो गया, आउट हो गया दिमाग से? ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया? क्या आपको लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा हाईफाई जा रहा है, एडवांस जा रहा है? प्लीज रिप्लाई। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा एडवांस जा रहे हैं हम, कि हम थोड़ा सा कम जाए एडवांस? एक एक्सप्लेनेशन को और ऐड किया गया। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल बी फॉलोइंग विद इफेक्ट फ्रॉम डेट एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। कह रहे कि जीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पेट्रोलियम, हाई हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, मोटर गैस और एविएशन के लिए अभी हम नहीं दे रहे हैं, इसको हम तब देंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। मतलब पेट्रोल वगैरह के लिए, इन 6 आइटम के लिए, जो 6 आइटम है, पेट्रोल, क्रूड, हाई डीजल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट और एविएशन टर्बाइन, ये 6 आइटम के लिए हम जीएसटी लगाने की पावर अभी नहीं दे रहे, फ्यूचर में देंगे जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। तो जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी तब इसकी पावर देंगे। अभी हम पेट्रोल के लिए जीएसटी लगाने की पावर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रहे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 246A। उसके अलावा गवर्नमेंट ने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, व्हाट इज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ती है? ये एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नीड ऑफ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर ब्रिंगिंग द जीएसटी लॉ। सिंपल है, ब्रिंगिंग एनी न्यू लॉ इन इंडिया नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जब तक आप जगह नहीं बनाओगे कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेंडमेंट नहीं करोगे, आप कोई नया लॉ नहीं ला सकते। So it is required to insert new articles in the constitution to give power to the government. गवर्नमेंट को पावर देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ता है। तो बहुत सारे नए आर्टिकल इंसर्ट किए गए जीएसटी को लाने के लिए, बहुत सारे नए आर्टिकल इंसर्ट किए गए। तो पहला आर्टिकल हमने पढ़ा है आर्टिकल 246A। आगे चलते हैं, कुछ आर्टिकल और भी दिए हुए हैं, कुछ डेफिनेशन दी हुई है गुड्स की। ये डेफिनेशन पुरानी डेफिनेशन है, जहां लिखा हुआ है 12, ये ओल्ड डेफिनेशन है। अब इनको नई डेफिनेशन क्या है, ये आपके काम की नहीं है, इसको आप मत पढ़ना, ये आपके काम की है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी लॉ ने डिफाइन किया, हमारे संविधान ने डिफाइन किया
कि जीएसटी का क्या मीनिंग होता है, इसको भी आर्टिकल 366(12) में डिफाइन किया। इसको लिख लो आप, इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कौन से आर्टिकल में जीएसटी को डिफाइन किया गया है। पढ़ते हैं जी। जीएसटी मीन्स, यहां लिखा हुआ है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है, अगर किसी लॉ के आगे, किसी डेफिनेशन के आगे मीन्स लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब अपने आप में पूर्ण। मतलब जो डेफिनेशन दी हुई है, ये अपने आप में पूर्ण डेफिनेशन है, पूरी है, कंप्लीट है। मतलब खुली हुई ओपन डेफिनेशन नहीं है, क्लोज डेफिनेशन है। जो चीज लिखी हुई है उसी को समझना है, उसके आगे पीछे दिमाग नहीं लगाना। अपने आप में परिपूर्ण डेफिनेशन है। अगर मीन्स लिखा हुआ है, अगर मीन्स लिखा हुआ है तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब अपने आप में पूरी डेफिनेशन है। अपने आप में कुछ उसमें एडिशन डिलीशन फ्यूचर में नहीं कर सकते। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई। इस सप्लाई वर्ड पे हम 3 क्लासेस लगाएंगे, बल्कि 4 क्लासेस लगाएंगे, चेंजेस भी आ गए हैं अब तो 4 क्लासेस लगाएंगे एक सप्लाई वर्ड पर। सप्लाई चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, इस पे 4 क्लासेस में लगाऊंगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, कोई भी टैक्स, एनी टैक्स जो लगाया गया है सप्लाई पर, एक्सेप्ट एल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जब जीएसटी को डिफाइन किया हमारे संविधान ने बात क्लियर कर दी, ये बात क्लियर कर दी संविधान ने हमारे, कि हम अल्कोहल को टच नहीं करेंगे, अल्कोहल को टच नहीं करेंगे हमारे जीएसटी लॉ में। जीएसटी हम बिल्कुल भी अल्कोहल पे नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों किया गया, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। कारण, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों किया गया। ये आपके सामने 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो अंबेडकर जी ने पूछा कि बताओ शराब की इनकम किसको दी जाए, शराब की इनकम सेंट्रल को दी जाए या स्टेट को दी जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि शराब की इनकम हम किसी भी हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाने देंगे। उनको पता था कि फ्यूचर में हमारे देश में शराब चलनी है, शराब बिकनी है, तो किसी भी हालत में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को शराब की इनकम नहीं जाने देंगे। अल्कोहल को स्पेशल रखा गया स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में अल्कोहल को स्पेशली रखा गया। चाहे आप शराब बनाओ, चाहे आप शराब बेचो, शराब बेचने पर भी और शराब शराब बेचने पर भी, सेल करने पर भी और शराब बनाने पर भी क्या लगता है, अल्कोहल पे क्या लगता है, हमेशा सेंट्रल का कोई रूल नहीं रहता, स्टेट का लगता है। शराब बनाने पर लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। आपने सुना होगा, पहली बार सुना होगा आपने स्टेट एक्साइज, आपने सुना होगा सेंट्रल एक्साइज, बट ये पहली बार सुना होगा आपने स्टेट एक्साइज लगता है, स्टेट एक्साइज। तो बनाने पर लगता है स्टेट एक्साइज और शराब बेचने पर लगता है, क्या लगता है, वैट। तो जो हमारा संविधान बना तो शराब का एक कतरा भी यहां नहीं डाला गया, ना तो बनाना ना बेचना। तो एक नारा दिया गया उस टाइम पे कि शराब स्टेट की थी, शराब स्टेट की है, शराब स्टेट की रहेगी। दोबारा बोल देता हूं, लिख लो, कहीं भी लिखना है तो लिख लो, बड़े काम आएगी लाइन आपकी। शराब स्टेट की है, शराब स्टेट की थी और शराब स्टेट की हमेशा रहेगी। इसलिए अल्कोहल पे आज की डेट में भी एक्साइज ड्यूटी लगती है स्टेट गवर्नमेंट वाली और बेचने पे लगती है वैट स्टेट गवर्नमेंट वाला। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, इसीलिए इसीलिए सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रखी गई है
इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम शराब को जीएसटी में नहीं ला सकते। अगर जीएसटी में ले आएंगे इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए हम शराब को अल्कोहल अल्कोहल को हम जीएसटी के दायरे में कभी भी नहीं ला सकते। जब तक ये शेड्यूल, जब तक ये वाला एंट्री चेंज नहीं होगा, जब तक हम शराब को जीएसटी के दायरे में नहीं ला सकते। तो आज की डेट में शराब के ऊपर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी बनाने पर और बेचने पे लगता है स्टेट वैट। सिंपल है। ये जो ह्यूमन कंजम्पशन है वर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। शराब जो आपकी होती है फॉर इंडस्ट्रियल यूज, बहुत सारी शराब होती हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होती हैं, मेडिसिन बनाने में या कोई इंडस्ट्री के लिए यूज होती हैं, उसको यहाँ कवर नहीं किया गया। ये वो शराब है जो आप बियर शराब के रूप में पीते हो, जो इंसान पीता है, उसको यहाँ पे कवर किया गया है। आपने देखा होगा जब कोरोना काल हुआ तो बहुत सारे ठेके शराब के बंद थे, तो जो रिक्शा वाले होते हैं उनको शराब पीने की बड़ी आदत होती है। रेडी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, उनको शराब पीने की बड़ी हैबिट होती है। तो एक कोरेक्स की बोतल आती है, कोरेक्स, जिसके अंदर 40% अल्कोहल होता है। तो लोगों ने कोरेक्स पीना शुरू कर दिया क्योंकि कोरेक्स एक मेडिसिन है, उसके अंदर 40% अल्कोहल होता है। तो कोरेक्स क्या है? इट इज नॉट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज अ मेडिसिन। इसको हम शराब नहीं बोलेंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है जो अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, उसी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा जो शराब बनती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उसको जीएसटी के दायरे में कवर किया गया है। तो अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे से बाहर है, बाहर थी और बाहर रहेगी। बात क्लियर होगी जी? आप सोच रहे होगे सर इसमें अल्कोहल में और पेट्रोल में डिफरेंस क्या है? पेट्रोल भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ये देखो पेट्रोल भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, और शराब भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या डिफरेंस है? अगर किसी को समझ में आया हो तो क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में? शराब को भी बाहर रखा गया है और पेट्रोल को भी बाहर रखा गया है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो अल्कोहल है ये परमानेंट जीएसटी के दायरे से बाहर है, परमानेंट बाहर है। मतलब डेफिनेशन से इसको आउट कर दिया है, डेफिनेशन से आउट कर दिया है, मतलब परमानेंट इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, परमानेंटली बाहर रखा गया है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, ये पेट्रोल वगैरह को फॉर द टाइम बीइंग बाहर रखा गया जब तक जीएसटी काउंसिल डिसाइड ना कर ले। जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर लेगी तो पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ सकता है, जीएसटी के दायरे में आ सकता है अगर जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर ले। तो ये आपका एक तरह से टेम्परेरी बाहर है, फ्यूचर में स्कोप है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने बहुत बार बोला भी कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ठीक है जी। पर इसके लिए हमारे को पहले पार्लियामेंट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा और अमेंड करके इसको स्कोप बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में ला पाएंगे। तो पेट्रोल फ्यूचर में जीएसटी में आ सकता है क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे इस सेक्शन में, इस आर्टिकल में दिया गया है। शराब को आप किसी भी हालत में शराब को जीएसटी के दायरे में नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ही शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दी। ये डिफरेंस है पेट्रोल के बाहर होने का और शराब के बाहर होने का। शराब परमानेंट जीएसटी के दायरे से बाहर है और पेट्रोल बाहर है फॉर द टाइम बीइंग। यहां तक कोई डाउट तो बताइए मेरे को। मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ओवर तो नहीं हो गया आपके लिए, आज ओवरडोज तो नहीं हो गया है? चीजें क्लियर हो रही हैं? प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए। मुझे लगता है सब सो तो नहीं गए हैं क्योंकि टाइम हो गया है 9:30। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में प्लीज मुझे लिखिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू? जो ऐप में है अभी, ओके सब जाग रहे हैं, मुझे लगा सो गए हो आप लोग, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल बातें हो जाती है तो नींद भी आ जाती है कई बार। तो आई डोंट वांट कि आप सो जाओ। जनरली मेरी क्लास 1.5-2 घंटे की रहती है, उससे ज़्यादा क्लास में नहीं लेता हूँ।
उसके बाद मैं थक जाता हूँ, उसके बाद मैं क्लास छोड़ देता हूँ। तो मैं बस अभी 10 मिनट और लूँगा, उसके बाद मैं क्लास को वाइंड अप कर दूँगा। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन यहाँ पे स्टेट की भी दी हुई है, इसके बारे में बात मैं करूँगा, अपने आगे वाली क्लास में बात करूँगा। स्टेट की डेफिनेशन भी लॉ में दी गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा ओवरडोज़ मिल गया आज। आई थिंक क्लास को यहाँ वाइंड अप कर देना चाहिए। इतना आप रिवाइज़ करके आइए। एक लास्ट में ये कर लेता हूँ, पावर टू लेवी इंटरस्टेट सप्लाई। लास्ट में कर लेता हूँ बस, पावर टू लेवी इंटरस्टेट सप्लाई। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो उन्होंने बोला कि जो इंटरस्टेट सप्लाई करने की जो पावर है, जो आईजीएसटी की पावर है, इंटरस्टेट ट्रेड की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी जाएगी। यहाँ का लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन बताएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? कौन बताएगा? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लो उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? चंचल, प्रीथल, मयूर, प्लीज रिप्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो जो मैं आपको बातें बताता हूँ, ये सारी आगे वाली क्लासेस में काम आने वाली, इसलिए बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रिवाइज जरूर करना है आपको। तो इंटर स्टेट सप्लाई करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। उस पे टैक्स लगाने की पावर और कलेक्शन की पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई। और जो ये आईजीएसटी होगा, ये लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई पे। इसका बंटवारा भी यूनियन और स्टेट के बीच में होगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। आज की डेट में जो ये बंटवारा है, ये है 50% स्टेट को, 50% सेंटर को। तो आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आगे वाले चैप्टर में, अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई। दोस्तों, हमने आज क्या किया, एक बार क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं, साथ साथ में आपको भी लिखना है। पहले हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। हमारे लॉ का क्या स्ट्रक्चर रहता है? सबसे पहले है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी जो पावर है अमेंड करने की, बनाने की, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद हमारे होता है एक्ट। एक्ट के पास होते हैं शेड्यूल। इन दोनों को बनाने की पावर, चेंज करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। रूल्स और फॉर्म्स को बनाने की, चेंज करने की पावर गवर्नमेंट को दी गई है। और फर्दर गवर्नमेंट कमिश्नर को साइन कर सकती है। ठीक है जी। नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू चेंज द लॉ। सर्कुलर इशू किए जाते हैं टू क्लैरिफाई द लॉ। ऑर्डर इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव एनी डिफिकल्टी इन द लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, जो पुराने आर्टिकल हैं, जो जीएसटी आने के पहले थे। 265, बिना टैक्स टैक्स लगाने के पहले आपको एक्ट बनाना पड़ेगा। एक्ट बनाने की पावर, पूरे देश में एक्ट बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट में एक्ट बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट असेंबली के पास है। एक आर्टिकल, आर्टिकल 246 पढ़ा हमने। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 तरह की लिस्ट है। पहली लिस्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस की, दूसरी लिस्ट है रीजनल इंपॉर्टेंस की, तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों लिस्ट में अलग अलग तरह के एक्टिविटी दी हुई हैं। ठीक है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, पेट्रोल पे लगता है एक्साइज ड्यूटी बनाने पर, वो लगता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और पेट्रोल बेचने पे वैट लगता है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पेट्रोल बेचने पे लगता है वैट, सॉरी, पेट्रोल बेचने पे लगता है जीएसटी, और पेट्रोल बनाने पे लगता है एक्साइज ड्यूटी। तो पेट्रोल को आज की डेट में जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। दोबारा बोल देता हूं, सेल ऑफ पेट्रोल पे लगता है वैट, ठीक है जी। और पेट्रोल बनाने पे लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल बनाने पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल बेचने पर वैट।
शराब बनाने पर हमेशा स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब बेचने पर वैट लगता है। तो शराब स्टेट की थी, स्टेट की है, स्टेट की रहेगी। तो ये लिस्ट हमने पढ़ी। इस लिस्ट में जीएसटी का स्कोप नहीं बन पा रहा था, तो हमने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 246 ए, जिसके अंदर हमने स्टेट पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को दोनों को पावर दी जीएसटी लगाने की इंट्रा स्टेट केस में। इंट्रा की पावर दोनों को दी गई है, इंटर की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। पेट्रोल वगैरह पे जीएसटी फ्यूचर में लगेगा जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। फॉर द टाइम बीइंग ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। ठीक है जी। अल्कोहल को हमेशा जीएसटी के दायरे से डेफिनेशन में बाहर कर दिया गया है, तो जीएसटी कभी भी अल्कोहल पे नहीं लगेगा। कौन सी अल्कोहल पे? अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये बातें हमने कर ली दोस्तों आज की क्लास में। और आईजीएसटी लगाने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी है। तो दोस्तों ये हमने आज करा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें मैं करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में, और हमारे वैट सिस्टम के बारे में बात करूंगा मैं, और चैप्टर को वाइंड अप करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर है। आज की क्लास में कोई आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो कोई डाउट नहीं है आपको, या समझ में आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी आज व्हाट्सएप पे। आज नहीं, कल मिल जाएगी, आज तो थोड़ा लेट हो गया है, कल आपको मिल जाएगी। चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है? आप सिर्फ खाली ऐसे ही लग रहा है टाइम पास हो रहा है? चलिए जी, वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को हम। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।